हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 9 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग खंड 3 के तहत आधुनिक भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों अंतिम पाठ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसका वीडियो हम 5 पार्ट में बनाए दृष्टि बुक का दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस पार्ट को 2 से 3 बार जरूर से थ्योरी को देखिए दोस्तों। ये थ्योरी पार्ट है, उसके बाद कोई भी बुक का आप प्रैक्टिस उठाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा साथियों। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 पे चर्चा करते हैं दोस्तों। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देशों ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा दोस्तों। और क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं अधोलिखित है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या बातें हुई थी। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला था युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार होगा साथियों। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों शामिल होंगे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। नेक्स्ट देखिए, जो प्रांत इसमें सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववर्ती स्थिति में, जो पहले वाला स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। यथा मतलब दोस्तों सुरक्षा का, आश्वासन का और प्रतिनिधित्व और विकास का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी दोस्तों। कुछ प्रांतों के भारतीय संघ में शामिल न होने से संबंधित प्रावधान भारतीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा थे, अतः उनका भी विरोध किया गया। कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें वास्तविक स्वतंत्रता की संतुष्टि प्राप्त होगी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक तथा ऐसे बैंकों का नाम जो टूट रहा है कहा दोस्तों। महात्मा गांधी क्रिप्स प्रस्तावों को क्या कहा? उत्तर दिनांकित चेक दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन
या भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। श्री राजगोपालाचारी और भोलाभाई देसाई ने इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस कार्य समिति से त्याग पत्र दे दिए। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई, जहां इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई 8 अगस्त 1942 देखिए। इस बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया तथा निम्नलिखित घोषणाएं भी की। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों की से अपनी रक्षा स्वयं करे। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया जाएगा। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया। विभिन्न वर्गों की गांधी जी द्वारा निर्देश देखिए। इन निर्देशों की घोषणा ग्वालियर टैंक में ही कर दी गई थी। सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़े, परंतु कांग्रेस की प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहे, किंतु यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें। देखिए, राजा महाराजा जनता का सहयोग करें, अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे रियासतों के शासक सरकार विरोधी हो तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी इस संबोधन के बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। आंदोलन के प्रसार देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तार पर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। दोस्तों, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया, जबकि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। दोस्तों, जो बाद में जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए तथा आजाद दास्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते थे। आजाद दास्ता दोस्तों जब जेल से फरार हुए तो नेपाल भाग गए थे। कहाँ भागे? नेपाल। दोस्तों, वहीं से ये आजाद दास्ता को गठन किया, वहीं से ये भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। नेक्स्ट देखिए। अगस्त संकल्प पर गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष किया जाए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं।
करो या मरो का नारा समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश बढ़ गया। आंदोलन का नेतृत्व जनसामान्य के स्तरों पर बढ़ गया और उस तरह आंदोलन सापेक्ष रूप से स्वतः परिवर्तित हो गया, जैसे अहमदाबाद, मद्रास, बंगलोर, सहारनपुर आदि जगहों पर मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए, संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, बिजली के तार काट दिए गए, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और कारखाने, डाकखाने, सरकारी इमारतें में आग लगा दी गई। 1942 के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। दोस्तों, सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और अरुण आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाई और महत्वपूर्ण सूचनाओं का आधिकार रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और छोटू भाई पुराणविक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे, जो बम गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में बांटते थे। ध्यातव्य है हो रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। सरकार गांधी जी पर लगातार दबाव डाल रही थी। वे आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही हिंसक गतिविधियों की आलोचना कर, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और सरकार को जवाब दिया कि इस हिंसा का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का है। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां प्लेस में 21 दिन फरवरी 1943 को उपवास की घोषणा कर दी। उपवास शुरू करते ही देश विदेश से उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो गई। राजभक्त एम एस एनी और एनआर सरकार ने एच पी मोदी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ली। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। दायित्व है कि गांधी जी के जेल से रिहा होने से पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। आमरण अनशन के कारण आगा खां प्लेस में कैद गांधी जी स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी, चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया था कि यदि गांधी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को छुआ। इस आंदोलन में छात्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्त्रियों, खासकर कॉलेजों तथा स्कूलों की लड़कियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ऐसे नामों में अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता का नाम प्रमुख है। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम दौर चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस आंदोलन में काफ़ी हद तक वर्गीय हितों के शून्य हो जाने का संकेत मिला और अब भारतीय जनता वास्तविक शत्रु को पराजित करने के लिए अपनी आपसी भेदभाव बुलाने को तैयार थी। यह कांग्रेस के पूर्व आंदोलन से भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौते रहित संघर्ष का चरम रूप दिखा था। अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता प्राप्ति बन गई। अतः भारत छोड़ो के आह्वान के बाद अब पीछे न मुड़ा जा सकता है और औपनिवेशिक सरकार से भविष्य में जो भी वार्ता होनी थी वह सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर होनी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। यह आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया और किसानों
के जत्थे स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहते हुए दिन में खेती करते और रात में सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करते। उनकी उग्रता उसकी उग्रता की प्रबलता इतनी व्यापक थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति के समतुल्य थी। इसलिए तत्कालीन वायसराय लिथगो द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे गए तार में इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन और इसके प्रभाव ने लगभग यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब स्वतंत्रता से कम पर तैयार नहीं होगा। समांतर सरकार की स्थापना। चलिए, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में सतारा में वाईबी चौहान, सतारा में कौन दोस्तों, वाईबी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया। यह सरकारें क्रमशः 1944 और 1945 तक चली। बंगाल के मेदिनीपुर यानी बदिनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व 1942 से सितंबर 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समांतर सरकार चली। सतारा का समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। औध रियासत के राजा, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। औध रियासत के राजा ने, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी द्वारा तय किया गया था। इसमें सबसे काफी मदद की। इस सब में काफी मदद की दोस्तों। आंदोलन में आम जन भागीदारी देखिए। युवक दोस्तों मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता नाम इसमें प्रमुख है। फिर देखिए किसान पूरे आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही दोस्तों। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट देखिए, सरकारी अधिकारी विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से संबद्ध अधिकारियों ने आंदोलन में सहयोग किया और फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास प्राप्त हो गया। नेक्स्ट चला जाए। कम्युनिस्ट यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। लेकिन देशी रियासतें देखिए, इनका सहयोग सामान्य था और इन आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था। फिर भी मुस्लिम लीग कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी। आंदोलन पर प्रतिक्रिया चलिए देखते हैं। आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया रहा। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी थे क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द मनाने का आह्वान किया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुई अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया दोस्तों। मतलब मतलब अलग करो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामयिक माना। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून की व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है। जब दुश्मन हमारी सीमा पर है,
स्वतंत्रता संग्राम में महिला की भूमिका। देखिए 1824 ईस्वी में रानी चेन्नप्पा ने तथा 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया और धरने पर बैठी, लेकिन इनकी संख्या सीमित थी। गांधीवादी चरण में महिलाओं को इस हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया वरन वे पुरुषों के साथ जेल भी गए। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके परिवार व राजनीतिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और पारिवारिक संरचना को यह विश्वास दिलाया कि महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों से उनके सम्मान और गरिमा को नुकसान नहीं होगा एवं के अपने पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती रहेगी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक स्वरूपों ने भी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण किया और गांधीवादी चरण में महिलाओं को अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई। गांधी जी का मानना था कि महिलाएं स्वभावतः अहिंसक होती है, अतः उनमें सत्याग्रह अभियान का सच्चा सिपाही बनने की ज्यादा क्षमता होती है और इसी कारण सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी आंदोलन जैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं विदेशी कपड़ों एवं शराब की दुकानों पर दृढ़तापूर्वक धरना देती थी। आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम महिलाओं ने किया देती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुष सदस्यों के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम महिलाओं ने किया। दोस्तों महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में मातहत सैनिकों की तरह काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने संघर्ष को नेतृत्व और दिशा प्रदान की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विजयी लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू नेतृत्वकारी भूमिका में थी। संयुक्त प्रांत में कमला नेहरू, संयुक्त प्रांत में कौन थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश बोलते हैं आज के डेट में। कमला नेहरू ने कर ना दो और लगान ना दो अभियान को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी ने भूमिगत कार्रवाइयों के द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान की। इसी आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो की महत्वपूर्ण सदस्य थी। उन्होंने नेतृत्वहीन आंदोलन में लोगों की एक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने की बड़ी भूमिका निभाई। हर वर्ग और संप्रदाय की महिलाओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में हिस्सा लिया। विजय लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू समृद्धशाली वर्ग में आती थी, तो तिरंगे के लिए जान देने वाली मातंगिनी हजार गरीबी वर्ग से थी। मातंगिनी हजारा गरीबी वर्ग से थी। स्वतंत्रता संघर्ष में सांप्रदायिक शक्तियों के उद्भव के बावजूद बेगम साफिया, अब्दुल्ला वजीर और रेहाना तैयब जी जैसी मुस्लिम महिलाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यद्यपि मुसलमानों की भागीदारी में पहले से कमी आई, लेकिन उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय मुस्लिम महिलाओं अभी भी सक्रिय थी। नेक्स्ट देखिए, मैडम भिखाजी कामा पेरिस एवं जर्मनी में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो उत्तर पूर्वी भारत में रानी गोडेउल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। कल्पना दत्त ने चटगांव शस्त्रागार हमले में भाग लेकर औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध साहस और निडरता का परिचय दिया। तो लक्ष्मी सहगल विवाह पूर्ण नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन ने आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। रमा देवी चौधरानी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और तथा नमक सत्याग्रह के दौरान जेल भी गई। विजय लक्ष्मी पंडित सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गई। कर्नाटक की अम्बाबाई ने
विदेशी कपड़ों पर, शराब की दुकानों पर घेरेबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभाओं में भाषण दिए। फलतः उन्हें जेल भी हुई। विदेशी महिलाओं जैसे कैथरीन हॉल विदेशी महिलाओं जैसे कैथरीन हेलमेन, सरलाबेन, नेल्ली सेनगुप्ता, नलिना सेनगुप्ता, एनी बेसेंट स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई दोस्तों। इसी तरह स्वतंत्रता के संघर्ष में सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली आदि अहिंसक आंदोलन के दौरान देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत थी। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल और कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर क्रांतिकारी तरीकों के द्वारा भारत को दासता से मुक्त कराना चाहती थी। महिलाओं की भागीदारी में धर्म और आयु का कोई प्रबंध नहीं था। बेगम साफिया अब्दुल्ला वजीद रेहान, बेगम साफिया अब्दुल्ला वहीद रेहान तैयब जी, मैडम भिखाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी इत्यादि विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। रानी गोडेह्युल लगभग 16 वर्ष की आयु में ही जेल चली गई, जबकि असम की भागेश्वरी फुकनानी ने 60 वर्ष की आयु में संघर्ष किया। कहाँ की? असम की भोगेश्वरी फुकनानी ने। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। गांधी जी ने संघर्ष तैयार और संघर्ष की रणनीति अपनाई। गांधी जी ने संघर्ष तैयारी और संघर्ष की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सक्रिय संघर्ष के बाद रचनात्मक संघर्ष का एक चरण आता है। इसमें मुख्य पहलू थे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, महिलाएं शिक्षा का प्रसार, मद्य निषेध कार्यक्रम और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना इत्यादि। रेहान तैयब जी ने छुआछूत और बाल विवाह की कुरीति के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाई तथा बेगम रुकैया सखावत ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। और बेगम रुकैया सखावत दोस्तों, बेगम रुकैया सखावत ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। कहाँ खोले थे? पटना में दोस्तों। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना कर महिलाओं की जागरूकता और शिक्षा के प्रसार का काम किया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मार्गरेट कजिन्स, पनिता रमाबाई और सरला देवी चौधरानी जैसी समाज सेवी महिलाओं ने सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयास किए। आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस, देखिए आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस के बारे में चलिए देखते हैं। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया और वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे दोस्तों। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचे और इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थ देशों ने इस सरकार को मान्यता दी दोस्तों। फिर से स्लाइड देखा जाए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। और देखिए नेक्स्ट, इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट
के नाम का एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड का नाम क्रमशः देखिए। सुभाष ब्रिगेड थे, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी रखे गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो या मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे दोस्तों, जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया दोस्तों। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग यानी मणिपुर में फहराया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो और हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। ताइपई हवाई अड्डे का एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए साथियों। CR फार्मूला और राजनीतिक फार्मूला देखिए। राजाजी फार्मूला, CR फार्मूला और राजाजी फार्मूला 1944 देखिए दोस्तों। राजगोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वैध समझौते के पूर्ण पक्षधर थे और 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। पहले देखिए, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग को समर्थन करे। प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में है। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर तय किया जाए कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए, देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषय यथा देखिए प्रतिरक्षा, वाणिज्यिक, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए तब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। नोट, जिन्ना इस फार्मूले को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। लाल किला मुकदमा 1945 देखिए दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इनके आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष वकील में भूलाबाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोगी हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लो कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और श्री प्रेम कुमार सहगल
वह शहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड बेवेल जो उस समय वायसराय थे ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया। दोस्तों, बेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945 चलिए देखते हैं हम लोग। वायसराय लिथगो के बाद लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय बनकर आया। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को बेवेल योजना प्रस्तुत की गई। इसके प्रावधान अधोलिखित हैं। केंद्र में नई सरकार, नई कार्यकारी परिषद, केंद्र में जो है दोस्तों नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हो। नेक्स्ट देखिए, कार्यकारी परिषद का एक अंतरिम व्यवस्था थी जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। बेवेल के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाए क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था। यह सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। दोस्तों, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे। दोस्तों, शाही नौसेना विद्रोह देखिए, 18 से 23 फरवरी 1946। दोस्तों, कब हुआ था? 18 से 23 फरवरी के बीच शाही नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ। दोस्तों, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार ने 1100 नाविकों से नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक वीसी दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। नौसेना के इस विद्रोह को बम्बई, कराची और नाविकों का पूरा सहयोग मिला। दोस्तों, इस नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि के नारे लगाए गए। फिर देखिए, इस विद्रोह के समर्थन में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। दोस्तों, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा की सब पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ। वस्तुतः इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि सैनिकों की स्वभाव भक्ति जो कि अंग्रेज साम्राज्य नींव थी, जो अब छिन्न हो चुकी थी, और इसी कारण इस घटना को 18 महीने बाद भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 देखिए दोस्तों, फरवरी 1946 में लेबर पार्टी नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल, कैबिनेट मिशन जिसे बोलते हैं, को भारत भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस
नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एबी अलेक्जेंडर, एडमिरल के प्रथम अध्यक्ष, इसे हम लोग नौसेना अध्यक्ष बोलते हैं दोस्तों। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना था। अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना है। अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान अधोलिखित थे। चलिए देखते हैं क्या था। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया और प्रांतों को तीन समूह में विभक्त करने की प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेशी मामले और संचार साधनों को देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। फिर नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल। संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दे पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम के विधायक प्रतिनिधि अलग अलग मत देकर उसका समर्थन करें। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामले में प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अवशिष्ट शक्तियां, रिड्यूजल पावर उन्हीं में निहित होगी। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुट या समूहों के क्या क्या अधिकार होंगे इसका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। समूह कौमें, हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा निहित किए गए। समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत जैसे पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र रखे गए। बंगाल तथा असम को समूह गौ में रखा गया। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के प्रांत जैसे दिल्ली, अजमेर और मारवाड़ और कुर्ग को समूह क में तथा बलूचिस्तान को समूह ख में रखा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की स्वीकार किया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया। संविधान सभा का चुनाव 1946 देखिए दोस्तों। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों के आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों। 296 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सीटें और मुस्लिम लीग के 73 सीटें और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों घर लूटे गए और प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नोआखली और टिपहार में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखली गए थे और गांधी जी के विवेक और साहस
को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की दोस्तों। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह 2 वर्ष 11 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा कई समितियां में विभक्त की गई। नेक्स्ट देखिए, नोट केसी नियोगी और श्याम प्रसाद मुखर्जी और राधिब एहसान अब्दुल हमीद और श्रीमती रेणुका रे HC मुखर्जी और अरुण चंद्र गुहा आदि बंगाल से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर खेर और KM मुंशी और GV मावलंकर और वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती हंस मेहता, अब्दुल कादर, मोहम्मद शेख आदि बम्बई से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह, ठाकुर दास भार्गव आदि पूर्वी पंजाब से, जगजीवन राम और श्री कृष्णा सिंह और राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा आदि बिहार से थे दोस्तों। फिर से देखिए बिहार से कौन कौन थे। सरदार बलदेव सिंह, ठाकुर भार्गव आदि पूर्वी पंजाब से थे और जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा आदि ये सब बिहार से और राजकुमारी अमृता कौर और सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ल, हरि विष्णु कामत आदि मध्य प्रदेश से थे दोस्तों। वो बरार से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला चौधरी और JB कृपलानी और हृदय नाथ कजरू और गोविंद बल्लभ पंत और जॉन मिठाई, पुरुषोत्तम दास टंडन, बेगम एजाज रसूल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई आदि ये सब संयुक्त प्रांत से थे। मतलब उत्तर प्रदेश से कौन कौन थे देख लीजिए फिर से। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला चौधरी, JB कृपलानी, हृदय नाथ कजरू, गोविंद बल्लभ पंत, जॉन मिठाई, पुरुषोत्तम दास टंडन, बेगम एजाज रसूल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई आदि संयुक्त प्रांत से तथा के कामराज और TT कृष्णमाचारी और TJM विल्सन और नीलम संजीव रेड्डी और के संथानम, श्रीमती जी दुर्गाबाई पट्टाभी सितारमैया आदि कहाँ से थे, मद्रास से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य हुए। फिर से देखिए, के कामराज, T कृष्णमाचारी, TJM विल्सन, नीलम संजीव रेड्डी, के संथानम, श्रीमती जी दुर्गाबाई पट्टाभी सितारमैया आदि मद्रास से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य हुए। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार का गठन देखिए दोस्तों। कांग्रेस द्वारा वायसराय बेवेल के नवीन प्रस्तावों को अस्वीकार कर लेने के बाद 24 अगस्त 1946 कांग्रेस द्वारा वायसराय बेवेल के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 24 अगस्त 1946 को बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और राजगोपालाचारी और डॉक्टर जॉन मथाई और सरदार बलदेव सिंह और जगजीवन राम,
एच एच भाभा इत्यादि शामिल थे। फिर से देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मैथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सी एच भाभा इत्यादि शामिल थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया। अक्टूबर 1946 में अंतिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए और मुस्लिम लीग का अंतिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ नहीं था दोस्तों। देखिए बीपीएससी 2.0 में 9-10 में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया दोस्तों। 9-10 में दोस्तों नवंबर 1946 में वायसराय संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं होंगे। चलिए अंतरिम मंत्रिमंडल हम लोग देखते हैं। सदस्य संबंधित विभाग दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को मिला था राष्ट्रमंडल संबंधित था विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, जॉन मैथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग, सी एच भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। लीग के सदस्य संबंधित विभाग देखिए, मुस्लिम लीग से जो संबंधित सदस्य थे उनको मिला था लियाकत अली को वित्त विभाग। लियाकत अली को क्या मिला? वित्त विभाग मिला, लीग संबंधित सदस्य थे। और आई चौधरीगढ़ को वाणिज्य विभाग मिला, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग यानी कानून मंत्री दोस्तों। कानून मंत्री अंतरिम सरकार में किसे मिला था? जोगेंद्र नाथ मंडल को दोस्तों। विजातर अली खान को मिला था स्वास्थ्य विभाग, अब्दुल रब निस्तार को मिला था डाक एवं वायु विभाग दोस्तों। अब्दुल रब निस्तार को क्या मिला? डाक एवं वायु विभाग। फिर से एक बार डिवीजन कर लिया जाए, अब्दुल रब निस्तार डाक विभाग, गजातर अली स्वास्थ्य विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून विभाग, आई चौधरीगढ़ वाणिज्य विभाग, लियाकत अली खान को वित्त विभाग। ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य संबंधित विभाग थे। जगजीवन राम को देखिए श्रम मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, सी एच भाभा को कार्य, खान एवं तथा ऊर्जा मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला, जॉन मैथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्री और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन में सर्विक दल के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की वे जून 1948 में पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया दोस्तों। इटली ने लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना दोस्तों 3 जून योजना थी। 3 जून को योजना कहा गया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना क्या कहा गया? 3 जून योजना दोस्तों। देखिए 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। और 20 फरवरी 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की और कांग्रेस की ओर से व्यवस्था की स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार लिया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। लेकिन गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। गांधी जी के शब्दों में थे, गांधी जी बोल रहे थे कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुई परेशानियों से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिंदा विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। अंततः 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। यही योजना देश के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का आधार बना। दोस्तों, योजना के मुख्य बिंदु देखिए। पंजाब और बंगाल के हिंदू मुसलमान बहुसंख्य जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। देखिए, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम और सिलहट जिलों में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे देखिए, खान अब्दुल गफ्फर खान सीमांत गांधी जिसे बोलते हैं, ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अंत में नेहरू पंत और कृपलानी गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर ली। अंत में नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पंत और कृपलानी भी अंत में नेहरू, पंत और कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया। नई दिल्ली में जून 1947 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आजाद, जो कि अभी तक बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा समिति के समक्ष पेश किए गए माउंटबेटन योजना के विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के पश्चात कहा कि यह राष्ट्रवाद एवं संप्रदाय के पक्ष में समर्पण है। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन है। डिक्की वर्ड प्लान 1947। डिक्की वर्ड प्लान देखिए क्या है। डिक्की वर्ड प्लान, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की वर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स, सर हेस्टिंग्स और सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है।
इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत की वाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बालकर प्लान भी कहा जाता है। रेड क्लिफ समिति देखिए, रेड क्लिफ समिति आया। वायसराय लॉर्ड माउंट ने जुलाई 1947 में रेड क्लिफ समिति गठित की। इस समिति में अध्यक्ष सर रेड क्लिफ के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित दो सदस्य भी थे। एक परामर्शदात्री समिति और जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के संबंध में सुझाव देना था। फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 3 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दे दी गई। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाए। नेक्स्ट, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नेक्स्ट है, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों के प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। फिर नोट देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ और दूसरे का प्रारंभ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बने। चलिए, देशी रियासतों का आज़ादी में योगदान तथा विलय। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों के ब्रिटिश इंडिया से जुड़ने की योजना बनाई गई। इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों को मिलाकर एक संघीय स्वरूप प्रदान करना था। वर्ष 1838 से 39 में देशी रियासतों में नई चेतना का विकास हुआ और बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन हुआ। नेक्स्ट देखिए, जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला और हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और उड़ीसा रियासतों में व्यापक स्तर का संघर्ष हुआ। इन व्यापक संघर्षों को शेख अब्दुल्ला, UN डेवर, जमनालाल बजाज और जयनारायण व्यास आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों में कांग्रेस ने कोई भेद नहीं किया और अब रियासतें भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित हो गई। वर्ष 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब ब्रिटिश इंडिया तथा देशी रियासतों के आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बड़ी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाया गया। आगे देखिए, अधिकांश रियासतों ने कूटनीतिक प्रयासों जैसे सैन्य बल तथा जन आंदोलन के खौफ से भारत में विलय का निर्णय लिया, तो वहीं कुछ रियासतें ने विलय दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 1947 तक कमोबेश सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल
हो गया। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अपने स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास किया। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जूनागढ़, जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो तीन तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। हालांकि वहाँ की जनता, जो कि अधिकांश हिंदू थी, ने भारत में विलय के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया। नवाब नवाब भागने के लिए मजबूर हो गया और तत्कालीन परिस्थिति में वहाँ के दीवान शहनवाज भुट्टो, वहाँ के दीवान कौन थे? शहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया फरवरी 1948 में। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 1948 में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में आया। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद यह भारत का सबसे बड़ी रियासत थी जो हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए और सरकार को उम्मीद थी कि निजाम अपने रियासत में एक प्रतिनिधि मूलक सरकार का मार्ग प्रस्तुत करेगा जिसके बाद में विलय आसान हो जाएगा। इसी बीच यहाँ की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और इससे रियासतों में कुछ अलगाववादी उपद्रव प्रारंभ हुए जिससे भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत हैदराबाद में 13 दिसंबर 1948 को प्रवेश कर लिया। 13 सितंबर 1948 को प्रवेश कर गई। अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1948 में भारतीय संघ में विलय को निजाम ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने इस औपचारिक शासक रूप में बहाल रखा और उसकी ज्यादातर संपत्ति को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। नवंबर 1948 देखिए, ये इंडिया है, यहाँ से यहाँ बाउंड्री लाइन खींचा गया दोस्तों। देखिए आधा पाकिस्तान इधर चला गया, वेस्ट पाकिस्तान में इधर चल गया और यहाँ से इंडिया का कश्मीर आपका इंडिया आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसी रियासत थी जो उपर्युक्त दोनों रियासतों से भिन्न थी। उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यहाँ का शासन हिंदू तथा अधिकांश जनता मुस्लिम थे। यहाँ का शासक हिंदू था तथा अधिकांश जनता मुस्लिम था दोस्तों। शासक हरि सिंह किसी एक देश में विलय होने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे, जबकि भारत चाहता था कि कश्मीरी जनता जनमत संग्रह द्वारा इसका निर्णय ले। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबाइलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी और 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। भारतीय सेना ने पठान कबाइलियों को खदेड़ा, हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध के खतरे को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या
को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भेजने के लिए तैयार हो गई, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्र में खाली करवाने का आग्रह किया गया था। 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। यूरोपीय बस्तियों का एकीकरण देखिए, फ्रांसीसी बस्तियां, यूरोपीय बस्तियों का एकीकरण और फ्रांसीसी बस्तियां। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर और पुडुचेरी और कराईकल और माहे आदि क्षेत्रों फ्रांस के अधिकार में थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में पृथक पृथक जनमत संग्रह कराया गया और 1 नवंबर 1954 को इन 4 क्षेत्रों को व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हुआ। 1956 में भारत और फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत को इस क्षेत्रों का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त हो गया। देखिए, पुर्तगाली बस्तियां, पुर्तगाल के पास दमन और दीव और दादर नागर हवेली तथा गोवा के क्षेत्र थे। पुर्तगाल आसानी से अपने उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं था, किंतु यहाँ की जनता पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। तत्पश्चात जुलाई 1954 में दादर और नागर हवेली में जन आक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका। दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश कर गोवा के गवर्नर जनरल को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। जल्द ही दमन और दीव को भी भारत के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक तौर पर गोवा और दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इन रियासतों में से अधिकांश को अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया और सभी राज्यों में प्रजातंत्र व्यवस्था स्थापित की गई। इनके नरेशों में से अधिकांश को धन प्रीवी पर्स देकर शासन से अलग कर दिया गया तथा कुछ को राज प्रमुख का पद देकर उस राज्य के शासन का संवैधानिक प्रावधान मात्र बना दिया गया। अब संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक कर दी गई। भारत के नवीन संविधान को भारत की संपूर्ण सीमाओं के समान रूप में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका समाप्त हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। लास्ट पार्ट 5 के जरिए दोस्तों 1 से लेके 5 तक जो भाई बहन नहीं देखेंगे वो 1 से 5 तक जरूर देखिए। आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा।